हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनेक्ट विद ह्यूमैनिटीज़। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आज हम पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमने पिछले पार्ट में देखा था कि व्हाट इज़ द स्पार्किंग इफेक्ट, मतलब जिसने इग्नाइट कर दिया, एकदम से एंगर को बढ़ा दिया। वो था कि लुई 16 ने टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए थे। तो उससे क्या हुआ, जो एंगर मासेस के अंदर एंगर क्रिएट हुआ और प्रोटेस्ट और राइट्स होने लगे। अगर आप देखोगे तो फ्रांस के अंदर जो रिजीम थी, ओल्ड रिजीम थी, वो मोनार्क के पास पूरी पावर नहीं थी कि अपनी विल के अकॉर्डिंग वो टैक्स इम्पोज कर सके। तो एक बॉडी होती थी, पॉलिटिकल बॉडी, जिसको हम कहते थे स्टेट्स जनरल। उसकी उसने एक मीटिंग बुलाई जो न्यू टैक्सेस थे उसके प्रपोजल्स को पास करने के लिए। तो अब हम जानेंगे स्टेट्स जनरल के बारे में। स्टेट्स जनरल जो थी वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी। इसके अंदर 3 स्टेट्स आती थी, जो हमने पहले फ्रांस फ्रेंच सोसाइटी का जो हमने डिवीज़न पढ़ा था, वही जो 3 स्टेट थी वहाँ, जो उन तीनों स्टेट्स को ही यहाँ अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। और इनके पास कंट्रोल था मोनार्क की पावर का, कि ये मोनार्क की पावर को, उसके एक्शंस को और उसके काफ़ी डिसीजंस को ये लोग कंट्रोल कर सकते थे। और इससे पहले लास्ट टाइम में 1614 में बुलाई गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना पुराना टूल था, और ये लास्ट टाइम बहुत पहले यूज़ हुआ था। देखिए अब 1789 का और 1640। तो अगर आप कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट्स जनरल देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे अबव तो मोनार्क है। अब मोनार्क सबसे अबव है तो उसके पास कुछ अलग से पावर भी होंगी, वीटो पावर्स। जैसे कि मोनार्क अकेला ही डिसाइड कर सकता था कि कॉल ऑफ द मीटिंग, मतलब स्टेट्स जनरल के पास पावर थी किंग को कंट्रोल करने की, बट किंग के डिसाइड करने पे ही मीटिंग बुलाई जाती थी। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेट थी वो थी क्लर्जी। सेकेंड स्टेट थी वो थी नोबल्स की। थर्ड स्टेट में जिसमें एवरीवन एल्स आता था, जो कि हमने पिछले पार्ट्स में कवर किया था। तो जो थर्ड स्टेट में जो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उसके जो ज़्यादा प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड लोग थे वो लोग इसको रिप्रेजेंट करते थे। और ये लोग अलग अलग जो है रिप्रेजेंटेटिव क्वांटिटीज़ के नंबर्स के अंदर होते थे। जैसे क्लर्जी के थे वो 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, और नोबल्स के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे। और जो क्लर्जी थर्ड स्टेट थी वो उसके 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। तो आप देख सकते हैं, बट अगर आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इन दोनों के ऊपर जो क्लर्जी और नोबल है, इनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। और उसके अकॉर्डिंग 3% आप देखो कि इनकी लाख दोनों की मिला के 10% पॉपुलेशन है। बाकी 90% पॉपुलेशन को 600 और 10% ऑफ पॉपुलेशन को भी 600 लोग ही कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ जो सिस्टम है वो है ईच स्टेट वन वोट। मतलब क्लर्जी है तो पूरे 300 रिप्रेजेंटेटिव का वन वोट काउंट होगा, और नोबल है तो उनके भी पूरे 300 रिप्रेजेंटेटिव का एक ही वोट काउंट होगा। बाकी यहाँ थर्ड स्टेट है, इनके पास 600 रिप्रेजेंटेटिव है, बट उनका भी एक ही वोट काउंट होगा। तो यहाँ कोई भी डिसीजन ऐसा होगा जिसमें थर्ड स्टेट का फेवर हो रहा होगा, बट उसको कौन कंट्रोल कर लेगा? क्लर्जी और नोबल मिलके, क्योंकि वो लोग अपने प्रिविलेजेस नहीं देना चाहेंगे। तो ये इस तरह का कुछ कॉम्पोजिशन था स्टेट्स जनरल का। और इसके अंदर जो है वो आप देखोगे, जो 300 रिप्रेजेंटेटिव थे वो अगर कोई मीटिंग हो रही है तो दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठा करते थे। वन साइड क्लर्जी, अनदर वन इज नॉबल्स। और जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो पीछे बैक में खड़े रहते थे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बायसनेस कितनी है, कितना क्लास डिवीजन है। विद इन अ पॉलिटिकल बॉडी देयर इज ऑल्सो अ क्लास डिवीजन। अब हम डेट, ये जो कुछ डेट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 5 मई 1789, जो लुई 16 थे उन्होंने वर्साइलिस के पैलेस के अंदर मीटिंग बुलाई स्टेट्स जनरल की। किस लिए? जो टैक्सेस के प्रपोजल्स थे उनको पास करने के लिए। बट वहाँ जो थर्ड स्टेट ने अपने डिमांड और ग्रीवेंसेस रखे, जो ग्रीवेंसेस रखे उन्होंने वो लिस्टेड थे 40,000 लेटर्स के अंदर, जो कि रिप्रेजेंटेटिव लेकर आए थे। बट आपको पता है जब उनको सीट्स ही नहीं दे रहे हैं पैलेस के अंदर, मतलब स्टैंडर्ड बैक है, तो उनकी ग्रीवेंसेस और डिमांड को कौन सुनेगा? तो आप उनके जो डिमांड्स और ग्रीवांसेस थे वो ये थे, वो चाहते थे कि जो ओल्ड रिजीम के अंदर जो ईच स्टेट वन वोट था ना, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि नहीं, इसको आप चेंज कीजिए और इसमें आप ऐसा कीजिए, ईच मेंबर हैज़ वन वोट करो। क्योंकि अगर आप उनकी पॉपुलेशन कंपोजिशन देखोगे तो उनके पास उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। और ये कहाँ से आ रहा था? ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल थे, जो रूसो, जिनको हम फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं, उनकी जो बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ से ये लोग एजुकेट हो रहे थे। इनके अंदर फंडामेंटल आइडियाज़, जो रैशनल आइडियाज़ आ रहे थे कि नहीं, हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इसलिए देख सकते हो आप ओल्ड रजीम की जगह नया इन्होंने बोला है कि नहीं, हमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे काम करना है, हर एक मेंबर को एक वोट होना चाहिए। बट किंग उसको लाइक करेगा नहीं करेगा, ना नॉबल्स करेंगे, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और इसी के प्रोटेस्ट में जो है थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने
वॉकआउट कर लिया सेशन से ही कि वो छोड़ के ही चले गए, हमें इसमें पार्ट ही नहीं लेना है। उसके बाद अगर आप देखोगे 20 जून 1789, जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे ना, ये कंसिडर करते थे खुद को कि हम तो पूरे फ्रेंच नेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये असेंबल हुए थे वर्साइलिस के ग्राउंड के टेनिस कोर्ट में, जो एक इंडोर टेनिस कोर्ट था। वहाँ उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर। अब यहाँ इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया, जो मिराबियो थे और एबेसियस थे इनकी लीडरशिप के अंदर। तो नेशनल असेंबली जो है वो उन्होंने शपथ ली कि हाँ हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो फ्रांस का जो मोनार्क है उसको हम उसकी जो पावर को हम लिमिटेड कर देंगे। और ये जो हुई इसको हम बोलते हैं टेनिस कोर्ट ओथ बोल। आप देख सकते हैं क्लियरली इस पिक्चर के अंदर जो है वो ओथ ली जा रही है। बीच के अंदर जो लीडर हैं वो पढ़ रहे हैं कि हाँ यस वी आर दी नेशनल असेंबली। अब यहाँ जो दो लीडर्स की बात हो रही थी जो उस टाइम पे लीड कर रहे थे नेशनल असेंबली को, जो उनमें फर्स्ट थे जो मिराबियो थे, वो एक नोबल फैमिली में बॉर्न हुए और ये अगेंस्ट थे फ्यूडल प्रिविलेजेस के। और ये इन्होंने जर्नल्स लिखे, पावरफुल स्पीचेस लिखी जिनका इम्पैक्ट थ्रू आउट फ्रांस पे पड़ा। इसके अलावा एबेसियस थे, वो एक प्राइस थे बेसिकली, बट उन्होंने एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। तो और इसके अलावा जैकोबियन पार्टी, जो हम आगे बढ़े, जैकोबियन क्लब जो है एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके मेंबर थे और प्रेसिडेंट भी थे नेशनल असेंबली के। इन सब के बारे में जो जैकोबियन क्लब वगैरह है इनके बारे में हम आगे के कुछ पार्ट्स में जानेंगे। अब हमने पहले भी पार्ट्स में पढ़ा था कि जहाँ कैसे फैक्टर्स थे, उसके अंदर एक फैक्टर था कि सीवियर विंटर्स जो है वो काफ़ी सीवियर विंटर्स जो है ना काफ़ी बैड हार्वेस्ट को रीज़न दे रही थी और उसकी वजह से प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़े जा रहा था। तो अगर प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ रहा है तो जो बेकर्स थे ना उन्होंने उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, होर्डिंग करके जो माल है वो स्टोर करने लग गए, उन्होंने निकालना बंद कर दिया ताकि उसकी प्राइसेस और बढ़े। अब अगर दिन दिन भर जो क्यूज़ में लगने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा था, तो वुमेन थी, वो क्राउड थी, जो भी थे वो सब शॉप में घुस जाते थे, तोड़ फोड़ मचाने लग गए कि लूटने लग गए। और ये ऐसे ना बहुत सारे फ्रीक्वेंट इवेंट्स होने लग गए। और अगर ऐसी अनार्कियल सिचुएशन बन जाएगी तो किंग जो है उसने कमांड कर दिया ट्रूप्स को कि आप पेरिस के अंदर मूव करो। और आप देख सकते हो कि वहाँ उस टाइम पे जो माहौल बना और जो डेट आ गई थी 14 जुलाई 1789, और उस दिन क्या हुआ, डिमोलिशन ऑफ बेस्टाइल जो कि फोर्ट्रेस प्रिजन था। वहाँ जो इवेंट हुआ हमने पिछले वाले पार्ट्स में कवर किया है। अब आप देखोगे कि पेरिस में तो ये हो रहा था, बट जो कंट्री साइड थी फ्रांस में, वहाँ पे जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर थे। मैनर क्या होता है, एक लैंड होती है जिसके अंदर जो सारे सर्फ्स रहते हैं ना वो फार्मिंग भी करते हैं और रहते भी वहीं हैं, मतलब एक तरह का फार्म हाउस होता है, मैनर, उसे मैनर कहते हैं। तो उन लोगों ने क्या हुआ, जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर थे इन्होंने बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स हायर कर लिया, जो कि जो राइप क्रॉप्स थी ना उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो पकी हुई फसल है जो उन्होंने काट के रखी है, राइप डाउन करी हुई रखी है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए किसानों की, ताकि ये लोग और मजबूर हो जाए और इन सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। अब आप देखोगे कि अगर हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो इस रिएक्शन में पीजेंट्स ने क्या किया, हॉर्स और पिक फोर्स उठा लिए कि भाई अब तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इन्होंने सीधा जो पैलेसेस थे इनके, जो चैटेक्स थे, इन पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब ये क्या होता था, जो ये चैटेक्स जो था ये था भाई साहब एक कैसल या फिर स्टेटली रेजिडेंस था जिसके अंदर या तो नोबल रहते थे या किंग रहता था। और यहाँ इन्होंने घुस गए इसके अंदर और इसको लूटना चालू कर दिया। और जो होर्डेड ग्रेन था जो इन्होंने पहले सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए रखा था उसको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा जो मैनोरियल ड्यूज के जो डॉक्यूमेंट थे जिनमें इनको जो फ्यूडल प्रिविलेज थे, जो फ्यूडल प्रिविलेजेस जो इनको मिले हुए थे, उसको इन्होंने जलाना चालू कर दिया। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। और इतना इम्पैक्ट पड़ा, जो बहुत सारे जो नंबर ऑफ नॉबल्स थे ना वो नेबरिंग कंट्रीज में फ्लड कर गया कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ तो हमारी दाल नहीं गलनी। अब ये जो सारे इवेंट्स हुए इनका रिजल्ट क्या रहा, इनका रिजल्ट रहा जो लुई द 16 थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया नेशनल असेंबली से कि भाई, और इसके अलावा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट कर लिया जो लुई 16 थे कि हाँ भाई ये मेरी पावर को लिमिट कर रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसके बैकग्राउंड में जो पास्ट इवेंट्स हैं ये सारे इवेंट्स अकर कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ साथ बैकग्राउंड में ये सब हो रहा था। और ये सारी सिचुएशन कल्मिनेट होकर किस में रिजल्ट करती है भाई, एक तो लुई 16 ने रिज़ाइन कर दिया नेशनल असेंबली से, और दूसरा था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जो कि नेशनल असेंबली ने बनाया था। अब आप देख सकते हो 4 अगस्त ऑफ 1789 नेशनल असेंबली पासेस अ डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिग्री पास की। इसके अंदर काफ़ी सारे मॉडर्न रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे कि अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। तो फ्यूडल सिस्टम को लगभग ख़त्म कर दिया इन्होंने, बिल्कुल अबॉलिश कर दिया।
मेंबर्स ऑफ क्लर्जी, जिनको जितने भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे उनको फोर्स किया गया कि नहीं आप गिव अप करो। इसके अलावा जो तिथेस थे वो अबॉलिश किए गए। इनकी जो लैंड्स थी, जो चर्च ऑन करता था, उसको कॉन्फिस्केटेड कर दिया गया। अब आप देख सकते हो कि हाँ भाई, गवर्नमेंट अब काम कर रही है प्रोग्रेसिव आइडियल्स की तरफ। जो आप देखते हो लैंड रिफॉर्म्स जो आज हम देखते हैं, वहाँ उन्होंने उस टाइम ही चालू कर दिया। ये होते हैं प्रोग्रेसिव आइडियल्स। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि भाई जब गवर्नमेंट के पास लैंड्स ज़्यादा आएंगी, रिसोर्सेज ज़्यादा आएंगे, तो आप देखोगे तो उसके एसेट अच्छे बनेंगे। और इस टाइम तक गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लिवरेज का असेट थे। आप देख सकते हो पुरानी कंडीशन क्या थी, इतना ही कर्जा था, बट अब की कंडीशन में क्या है, इतना इनके पास असेट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए द नेशनल असेंबली के द्वारा। अब जो फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था, क्योंकि मोनार्की वहाँ है, किंग अभी भी है, किंग को हटाया नहीं गया है। बस वहाँ पे जो मोनार्की है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको मोनार्की को लिमिट करता है। तो 1791 के अंदर जो नेशनल असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो अम्मी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। जो पावर्स थी जो पहले जो एक पर्टिकुलर किंग के पास होती थी, जो अब वो हैं सेपरेटेड हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूशन को जो है वो असाइंड हुई हुई हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और इन सब ये तीनों ऑर्गन मिला के फ्रांस को क्या बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लोएस्ट पोर्शन, द लोएस्ट डेटा। जो यहाँ आप देख सकते हो सिटीजन्स। अब सिटीजन्स को इन्होंने दो कैटेगरी में बांटा है। पहले थे एक्टिव सिटीजन्स और दूसरे थे पैसिव सिटीजन्स। जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो 4 मिलियन लोग थे 28 मिलियन की पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। और जो पैसिव सिटीजन्स थे उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था। एक्टिव सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड टू वोट, बट पैसिव सिटीजन्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं था, जो कि एक 3 मिलियन मैन थे। और उसके अंदर वेमेन थी, चिल्ड्रन थी, यूथ थे जो बिलो 25 थे। अब जो एक्टिव सिटीजन्स हैं ये मिलके वोट करके चुनते थे इलेक्टर्स को, जो कि होते थे 50,000 मैन, है ना। और इलेक्टर्स विद इन दमसेल्फ वो वोट करके चुनते थे 745 मेंबर्स की नेशनल असेंबली को, जो कि आप देख सकते हो नेशनल असेंबली इज अ मेन पॉलिटिकल बॉडी। बट कैसा इलेक्शन हो रहा है इसका, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये तो हो गया हमारा लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव में आप देखोगे तो टॉप पे है किंग, उसके नीचे है मिनिस्टर्स। तो जो दोनों का, नेशनल असेंबली और किंग का जो रिलेशन है कि नेशनल असेंबली इज कंट्रोल, नेशनल असेंबली कंट्रोल द किंग, बट द किंग हैज़ ऑल्सो वीटो पावर्स। उसके अलावा वो मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल कर रहा है। और आप देखोगे वही जो एक्टिव सिटीजन्स है वो वोट करके किसको चुनते थे, जज को। तो हमारे पास जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों अलग अलग ऑर्गन जो हैं वो डिवाइडेड थे। और जो सेपरेशन ऑफ पावर आप यहाँ देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर। अब आप देखोगे कि ये एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स का क्या रूल है इसमें। तो इनकी जो है एलिजिबिलिटी हुआ करती थी, वो एलिजिबिलिटी कुछ इस तरह से हुआ करती थी। तो जो वोटर बनना है आपको, यानी एक्टिव सिटीजन बनना है, तो उसके लिए दो कंडीशन होती थी। एक तो ओनली मैन, देयर इज़ नो राइट टू वुमेन एट दैट टाइम, इतना प्रोग्रेसिव नहीं हुआ था वेयर देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ वुमेन। बट यहाँ पे जो है वो जो वोटर की एलिजिबिलिटी के अंदर आपकी पहली कंडीशन ये रखी गई कि ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, उससे लोअर एज के लिए आप वोट नहीं दे सकते। इसके अलावा आप टैक्सेस पे करने चाहिए, कितने, 3 दिन की जो लेबर, एक लेबर की जो वेज है उसकी इक्वल आप टैक्स पे करने चाहिए, तो आप एक एक्टिव सिटीजन और यू आर इंटाइटल्ड टू वोट। और जितने भी मैन और वुमेन हैं, अरे बच्चे हैं, बच्चों को तो वैसे भी वोटिंग राइट नहीं होता, वो थे पैसिव सिटीजन्स और उनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं थे। अब आप देखोगे जो एलिजिबिलिटी है वो क्या बनने के लिए, अभी वोटर की एलिजिबिलिटी अभी हमने पढ़ी। इसके बाद हुआ इलेक्टर। इलेक्टर के ऊपर क्या था, असेंबली, नेशनल असेंबली। तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो पहली कंडीशन तो वहीं सेटिस्फाई हो रही है कि आप एक वोटर होने चाहिए। और वोटर की कंडीशन अभी हमने देखी है, क्या थी कि एक तो आप 25 साल से अबव के मैन होने चाहिए, और दूसरा आप 3 दिन की जो एक लेबरर्स की वेज होती है उसके बराबर आप टैक्स पे करने चाहिए। बट अगर आपको इलेक्टर बनना है या मेंबर ऑफ असेंबली बनना है तो आप वोटर तो होने ही चाहिए। उसके अलावा जो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स है उसमें आप आने चाहिए, वहाँ से आप बिलोंग करने चाहिए। तो ये जो दो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ भी अप्लाई होती है। अब आप देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, ये आप साइड में पिक्चर्स हैं, यहाँ देख सकते हैं, फ्रेंच में लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या है, आप देखोगे प्रियम्बल है। प्रियम्बल कंसिस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप देखोगे कंटेम्प्रेरी टाइम पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हो रहा था, और वहीं से प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट आया, वहाँ से इंस्पायर हुए हैं लोग, इस टाइम पे चल रहा है वहाँ सब कुछ।
कंटेम्प्रेरी जो है रिलेशंस वो भी हमें इस टाइम पे जानने चाहिए। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइडेड है। देखो आप, अगर यहाँ मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन की भी इसकी इमेज लगाई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज द मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। कैसे जो आदमी वो है, जो वो बॉर्न और फ्री होता है, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं होता है, तो उसके पास सारे राइट्स इक्वल होते हैं। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिवेंशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिनिएबल राइट्स ऑफ मैन। दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। कैसे देख रहे हो आपके किसी कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन हो, नेशनल असेंबली हो और उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म हो, बट उसका एक ही एम होना है कि जो नेचुरल और इनएलिनिएबल राइट है, इनएलिनिएबल राइट है यानी ऐसे जो बाय बर्थ मिलते हों और उनसे कोई उसको छीन नहीं सकता हो, ऐसे राइट्स को आप प्रोटेक्शन दो, जो कि क्या है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है, ऑपरेशंस से रेजिस्टेंस है। ठीक है। द सोल्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन। नो ग्रुप इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। ये है देखिए आपके रिपब्लिक फीचर्स, कि जो अगर पीपल से नहीं आ रहा है, अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनकी मर्जी के अलावा और कोई ज़बरदस्ती अपनी विल से रूल कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज़ नॉट इंजूरियस टू अदर। कि लिबर्टी आपको सब कुछ करने की आज़ादी देती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे दूसरों को हार्म हो। जैसे आप देखते हो ना कि आपका राइट तभी तक राइट है जब तक वो किसी और को हार्म ना कर रहा हो। और भी ऐसे टोटल काफ़ी सारे इसने और वो दिए हैं एग्जांपल, जैसे लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। कि भाई सब लोगों की मर्जी होती है तो ही तो लॉ बनाया जाता है, और कैसे लॉ पास होगा। ऑल सिटीजन हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। तो आप देख सकते हो यहाँ भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं। नो मैन मे बी अक्यूज्ड, अरेस्ट और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। ये हम आज के प्रेम्बल में भी पढ़ते हैं, आज के भी हम कई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका जिक्र होता है कि अगर आपने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया है तो उसके अलावा आपको कोई और सज़ा नहीं हो सकती। एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट, प्रिंट फ्रीली। आप यहाँ देख सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करी है। ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज़ ऑफ सच लिबर्टी इन केस ऑफ डिटरमाइंड बाय द लॉ। बट उसके साथ इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन भी प्रोवाइड कराई है कि अगर आप ऐसा कुछ भी लिखते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही को लेनी पड़ेगी। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड द एक्सपेंसेस एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज indispensable. It must be assented equally on all citizens in proportion to their means। मतलब जितने उनके पास रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग एक रैशनल टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, जो कि ओल्ड रिजीम में नहीं था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वहाँ थे ही नहीं, तो ही तो फ्रांस की हालत इतनी बुरी हुई थी। बट यहाँ देखो आप कि वो प्रोग्रेसिवनेस हो रहा है, प्रोग्रेसिव नेशन बनता जा रहा है। रैशनल टैक्सेशन सिस्टम, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो है लिबर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऐसे जो लॉ हैं वो अब आ रहे हैं फ्रांस के अंदर धीरे धीरे। इम्पैक्ट जो है इनका आगे आप देखेंगे। सिंस प्रॉपर्टी इज सेक्रेड एंड इनवॉयलेबल राइट, तो आप देखोगे कि जो प्रॉपर्टी को भी है, राइट टू प्रॉपर्टी भी यहाँ सिक्योर किया गया है। तो ऐसे करके ही जो है ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, यहाँ पे इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है। आप देखिए कितना प्रोग्रेसिव स्टेप है ये, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन या डेमोक्रेसी के थ्रू आगे जाके मॉडर्न वर्ल्ड में इसका कितना इम्पैक्ट होगा। अब तो ही तो कहते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज़ अ लिविंग लेजेंड, इट्स नॉट अ चेन ऑफ इवेंट्स। ये चलता रहेगा, इसके डेवलपमेंट जो है वो आगे थ्रू आउट एजेस ये है ना इम्पैक्ट करता रहेगा। इवन दैट ये आज भी इम्पैक्ट करता है। आज की सिचुएशन में भी आप देखोगे तो कई जगह जो है वो फ्रांस के रेवोल्यूशन से काफ़ी लोग इंस्पायर होके नए नए चेंजेस लाने के लिए, जो प्रोग्रेसिव चेंजेस लाने के लिए इंस्पायर होते हैं। तो अभी हमने देखा जो राइट्स थे बेसिकली, जो राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इनको इन्होंने बोला है कि नेचुरल और इनएलिनिएबल राइट्स हैं। इनएलिनिएबल राइट्स हैं जो कि बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। और ये जो क्या है, स्टेट की ड्यूटी है कि प्रोटेक्ट, जो हर सिटीजन के नेचुरल राइट्स को वो है प्रोटेक्शन दे। फिर इसके अलावा जो है हमारी बुक के अंदर जियान पॉल मराट के बारे में दिया हुआ है। इनका एक पेपर था जिसका नाम था द फ्रेंड ऑफ द पीपल, और इन्होंने काफ़ी कुछ कमेंट किए हैं यहाँ। जो है एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे, तो उनका काम होता है वैसे भी, अगर हम आज की कंटेक्स्ट में भी देखें, जो जर्नलिज्म जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कंसिडर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का ओरिजिन आप वहीं उसी एज में देख सकते हैं। तो ये लिखते हैं द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बिन गिवन टू रिच, a lot of the poor and oppressed will never be improved by peaceful means alone. Here we have absolute proof of how wealth influences the law. Yet will last only as long as possible agree to law will last only
as long as the people agree to obey them, and when they are managed to cast off the yoke of the aristocrats, they will do the same to the other owners of wealth. अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन का जो काम है ना, वो एक एरिस्टोक्रेसी के हाथ में आ चुका है, जो बड़े मर्चेंट्स हैं उनके हाथ में आ चुका है। और अगर आप देखोगे कि अभी इस अगर ये भी एक ट्रू डेमोक्रेसी का फॉर्म नहीं है। अब ऐसा क्यों लिखा है? अगर आप देखोगे तो जो टैक्सेस भर रहा है सिर्फ उसी को वोट देने का अधिकार है। ये प्योर डेमोक्रेटिक थोड़ी है, ये जो प्योर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल नहीं है कि हर किसी को नहीं मिल रहा है। अगर वो बॉर्न गरीब है तो उसमें उसकी थोड़ी ना गलती है, आप उसको राइट्स तो दो। तो यहाँ ये लोग उस सेगमेंट को भी इन लोगों ने वो चालू कर दिया कि हाँ नहीं ये भी गलत है। आप देख सकते हैं प्रोग्रेसिज्म नहीं बन रही है, इम्प्रूव हो रहा है, बट उसके अंदर भी आप लोग क्रिटिसाइज कर पा रहे हो, तो वो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन अमन को यहाँ दिखता है। और ये बेसिकली जो है इनकी स्टेटमेंट जो है वो एक हल्का सा क्रिटिकली इवेल्युएट करने के लिए हमें एक पॉइंट दे देती है कि हाँ स्टिल देयर इज सम लैकिंग, दे आर लैकिंग विद सम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, कि हमें यहाँ पर जो है वो टैक्सेशन वाला जो पार्ट है उसको हटा के नॉर्मल कर देना चाहिए था, जैसे कि वुमेन को राइट नहीं है। और मेरे लिए आप देखोगे तो 4 मिलियन लोगों, 40 लाख लोगों को ही वोटिंग का अधिकार था 2 करोड़ 80 लाख लोगों के बीच में। तो वहाँ भी आप देख सकते हो ये भी प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक फंक्शन नहीं था। इसके अलावा जो पॉलिटिकल सिंबल्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ। इसके अंदर जो ब्रोकन चेन है वो क्या दे रही हैं कि भाई स्टैंड्स फॉर एक्ट टू ऑफ बिकमिंग फ्री, कि अगर आप किसी के स्लेव नहीं हैं, अगर ब्रोकन चेन है तो चेन को तोड़िए और अब आप आज़ाद हैं। इसके अलावा द बंडल ऑफ रॉड्स एंड पीसेस। अब ये आप देखोगे कि अगर एक है तो वो टूट सकती है, और अगर बहुत सारी है तो वो बंडल, तो ये क्या है? डेमोक्रेसी का दे रही है कि किसी एक के पास देने के बजाय अगर हम एक साथ इकट्ठे होकर किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो हमारी पावर बहुत बढ़ेगी। तो ये जनरल विल को रिप्रेजेंट कर रही है। द आई विद एन ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, ये क्या कह रही है? द आई जो है वो नॉलेज के लिए स्टैंड कर रही है। और ये क्या कह रही है? जो बाकी जो ये रेडिएशन अगर आप देख पा रहे हैं इसमें, तो ये क्या कर रही है? जो क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस है ना उसको हटा रही है। तो ये कह रही है कि एक पढ़ा लिखा आदमी बहुत जगह पे, मतलब एक नॉलेजेबल माइंड कैन इम्पैक्ट और कैन कंट्रीब्यूट वेरी गुड टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब आप देख सकते हैं सेप्टर है एक, वो सिंबल है रॉयल पावर का। स्नेक बाइटिंग स्टेल फ्रॉम द रिंग, ये सिंबल है इटर्निटी का, कि द रिंग इज़ नॉट नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। इसके अलावा आप रेड फर्गियन कैप देख सकते हैं, कि जो है ना स्लेव जो फ्री हो जाता था उसके बाद ये कैप पहनी जाती थी। ब्लू वाइट और रेड जो है वो नेचुरल कलर्स ऑफ फ्लैग हैं, वो आप फ्रांस के फ्लैग में भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक विंग वूमेन है जो क्या कह रही है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ की बात कर रही है। द लॉ टैबलेट वो क्या है? सेम ऑफ, वो सभी के लिए सेम है और सभी उसके आगे इक्वल हैं। तो ये जो है कुछ पॉलिटिकल सिंबल जो हमने देखे। आने वाले पार्ट के अंदर हम जो है इसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किकल जो स्ट्रक्चर था, आगे जितने डेवलपमेंट्स हुए हम उनको देखेंगे। और तब तक के लिए आप अगर चाहते हैं कुछ और इसमें ऐड करना चाहें या कुछ और आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए।